दोस्तों, कल की कहानी में आपने सुना था कि राधिका चाकू को अपनी गर्दन की ओर ले जाती है। आइए देखते हैं क्या राधिका खुद का खून कर देगी। खुद के हाथ में रखे चाकू को राधिका ने अपने गर्दन की तरफ चला दिया। उसकी प्रोफेसर आनंद वर्मा को भनक नहीं लगी। यह देखते ही प्रोफेसर शिव, प्रोफेसर आनंद वर्मा और प्रिंसिपल के छक्के छूट जाते हैं। आनंद वर्मा राधिका को अपनी पकड़ में से छोड़ देते हैं। आखिरी सांस लेते हुए एक ही झटके में नीचे जमीन पर गिर जाती है। एक ही पल में उसकी धड़कनें रुक जाती हैं और आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इस दृश्य में प्रिंसिपल ऑफिस का पूरा माहौल स्तब्ध हो जाता है, जबकि उसी माहौल में विनय के मुख से चीख निकली। पूरे ऑफिस में गूंज उठती है उसकी चीख। विनय प्रोफेसर शिव को धक्का देकर उसकी पकड़ से छूटकर राधिका की जमीन पर ढले हुए शरीर के पास जाता है। अपने दोनों हाथों से राधिका को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन राधिका का पूरा शरीर सांस नहीं ले रहा था। उसका पूरा शरीर श्वासहीन हो गया था। उसकी ओर से किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं मिलता। राधिका, आंखें खोल, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राधिका, आंखें खोल। राधिका के श्वासहीन शरीर को अपनी बाहों में लगाकर विनय बहुत रो रहा था। खुद की नज़रों के सामने राधिका को आखिरी सांस लेते हुए देखकर विनय की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। विनय को विश्वास नहीं हो रहा था कि राधिका की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर प्रिंसिपल और आनंद वर्मा प्रोफेसर शिव इस हत्या के आरोप से कैसे बचा जाए उसका रास्ता ढूंढ रहे थे। राधिका को अपनी गोद में रखकर विनय खुद का दुख आंसुओं में बहा रहा था। तभी अचानक पीछे से प्रोफेसर शिव की आवाज आई, विनय, ये तुमने क्या किया? तुमने राधिका के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद उसकी हत्या कर दी। प्रोफेसर शिव ने अपने शैतानी दिमाग में से प्रोफेसर आनंद वर्मा को बचाने का उपाय ढूंढ लिया। उसने इस तरह से विनय को फंसाया कि विनय का बचना नामुमकिन था। प्रोफेसर आनंद वर्मा ने रुमाल के सहारे चाकू पर लगे हुए खुद की उंगलियों के दाग हटा दिए और फिर प्रिंसिपल आनंद वर्मा और प्रोफेसर शिव चाकू पर विनय की उंगलियों के निशान ले लेते हैं, जबकि विनय भी अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाता। इस चालबाज शातिर दिमाग ने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया। विनय को इस तरह से फंसाया कि उसका दिमाग भी काम करना बंद हो गया था। मैंने राधिका की हत्या की है। मैंने अपने ही हाथों से अपने प्यार की हत्या कर दी। मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा तब वो मुझे अपना बेटा कहने से इनकार कर देंगे। मैं हत्यारा हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं। अभी विनय के मन में इसी प्रकार के विचार आ रहे थे। वो खुद को धिक्कारने लगा। खुद के बचाव में अब कोई रास्ता नहीं है, ऐसा विनय सोचने लगा। तभी वो राधिका की डेड बॉडी पर आंसू ना बहाते हुए वहां से चला जाता है। विनय के चले जाते ही प्रोफेसर शिव ने रुमाल के सहारे चाकू को अपने हाथों में लेकर राधिका का चेहरा पूरी तरह बिगाड़ दिया, जिससे यह बॉडी किसकी है उसके बारे में पता ना चले। मुसीबत अभी विनय पर तो आई ही थी, लेकिन साथ ही साथ प्रिंसिपल प्रोफेसर आनंद वर्मा, प्रोफेसर शिव पर भी आई। घटी हुई इन सारी घटना का दिव्या ने ऑफिस के दरवाजे के पीछे छुपकर वीडियो रिकॉर्डिंग किया था। पिछले कुछ पलों में घटी हुई सभी घटनाएं इस वक्त दिव्या के मोबाइल में कैद थी, जबकि प्रिंसिपल आनंद वर्मा और शिव को रिकॉर्डिंग के बारे में जरा सी भी भनक नहीं थी। वह मन ही मन में सोच रहे थे कि हम सही सलामत हैं। यह वीडियो अभी विनय को दिखाती हूँ, जिससे उसकी कुछ मदद हो सके और इन तीनों गुनहगारों को सजा मिल सके। दिव्या मन ही मन यह सोचकर जल्दी से विनय के पास जाने के लिए पीछे मुड़ती है। तभी उसका हाथ ऑफिस के बाहर टेबल पर रखी हुई फूलदानी से टकराता है और फूलदानी का कुंज नीचे गिर जाता है। कुंजा स्टील का भी था। जमीन के साथ टकराने से आवाज़ आती है और वो आवाज़ ऑफिस के भीतर तक पहुंच जाती है।
कुंजी की आवाज़ अपने कानों पर पड़ते ही ऑफिस के तीनों अपराधियों को बाहर किसी के होने की आशंका होती है। प्रोफेसर शिव तुरंत ही दरवाजा खोलकर बाहर देखते हैं, लेकिन सिर्फ कुंजा ही जमीन पर गिरा हुआ था। कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो ऑफिस में जाकर फिर से दरवाजा बंद कर रहे थे। तभी उनकी नज़र थोड़ी दूर अचानक अपनी नज़रों के सामने से निकली हुई दिव्या पर पड़ती है। तुरंत उनके मन में शंका होती है कि दिव्या अचानक कहाँ से आई, और दिव्या भी पीछे मुड़े बिना ही भागती हुई वहाँ से निकल जाती है। दिव्या प्रोफेसर शिव ने बड़ी आवाज़ में दिव्या को आवाज़ दी, लेकिन दिव्या प्रोफेसर शिव के सामने ध्यान दिए बिना ही आगे बढ़ जाती है। आवाज़ देने पर भी दिव्या ना रुकी, इसीलिए शिव उसके पीछे दौड़ता है। मेरी आवाज़ सुनकर भी तुम क्यों नहीं रुकी? प्रोफेसर शिव ने दिव्या के करीब जाकर पूछा। सर, वो मैं थोड़ा जल्दी में थी, इसीलिए। दिव्या घबराते हुए असली बात को छुपाने की कोशिश करती है। वो अपने हाथ में रखे मोबाइल को अपनी पीठ पीछे छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन दिव्या अपने मोबाइल को प्रोफेसर शिव की नज़रों से नहीं बचा सकी। तुम ऑफिस से तो कब की निकल गई थी, फिर अब तक क्या कर रही हो और पीछे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? शिव ने पूछा। नहीं सर, कुछ नहीं, दिव्या ने कहा। बहुत कहने पर भी दिव्या अपना हाथ आगे नहीं कर रही थी, इसीलिए प्रोफेसर शिव ने जबरदस्ती दिव्या का हाथ पकड़कर उसके हाथ से मोबाइल ले लिया और मोबाइल में वीडियो गैलरी ओपन करता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलता। इसीलिए प्रोफेसर शिव दिव्या को उसका मोबाइल वापस दे देता है। आज का कोई लेक्चर नहीं है, इसीलिए तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गई? प्रोफेसर शिव ने कहा। जी हाँ सर, समझ गई। इतना कहकर दिव्या वहाँ से चली जाती है, जबकि दूसरी ओर राधिका की हत्या होने के बाद विनय मानने लगता है कि यह खून मैंने किया है, खुद निर्दोष है, यह साबित करने का भी कोई रास्ता नहीं था। विनय अपनी बैग लेने के लिए क्लासरूम में गया था। यही सोचकर दिव्या किसी को पता न चले, इस तरह से विनय को मिलने की ख्वाहिश से दिव्या क्लासरूम में जाती है। ऑफिस में हुई राधिका की हत्या और प्रोफेसर शिव ने राधिका की दुर्दशा की, इस वक्त विनय के मन में चित्र के स्वरूप यह सारी बातें चल रही थी। खुद विनय की कुछ मदद कर पाएगी यह सोचकर दिव्या क्लासरूम का दरवाज़ा खोलती है, लेकिन क्लासरूम पूरा खाली था, वहाँ पर कोई नहीं था। क्लासरूम में विनय को ना देखकर दिव्या हॉस्टल जाने के लिए निकल जाती है। अगले दिन सुबह कॉलेज शुरू होते ही आशीष विनय को ढूंढते हुए क्लासरूम तक पहुंच जाता है और क्लासरूम का दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र पंखे पर बेल्ट के सहारे लटक रही विनय की डेड बॉडी पर पड़ती है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको पता चला कि विनय आखिर आत्महत्या क्यों करता है। इसकी आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।